हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। दोस्तों, आज हमारा 4 PM सीरीज़ में जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज़ अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ठीक, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में है टॉपिक, और ये है क्या, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मुद्दा क्या है और इंडिया के क्या डिस्प्यूट्स हैं, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में करेंगे कवर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अगर हम कहें तो गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है अभी रिसेंटली। ठीक है, एक अमेंडमेंट बिल आया है जिसके थ्रू हमने कहा है कि हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो है वो उसको हटा देंगे। सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या है। क्या है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स? दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है कोई भी ऐसा टैक्स जो पिछली डेट से आपके ऊपर लागू होता है। लेट्स सपोज कि आज 2021 है, 2021 में आपने कोई बिल पास किया, कोई टैक्स नया लेके आए और आपने कह दिया कि ये टैक्स जो है 2016 ऑनवर्ड, 2016 ऑनवर्ड जितनी भी डील्स हुई हैं उन सब के ऊपर ये टैक्स लगेगा। तो ऐसा टैक्स जो लेके तो आ जाए हैं जिसको, बट उसको इम्प्लीमेंट पुराने टाइम से किया जाता है, ऐसे टैक्स को बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अब जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मुद्दा है दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का अगर मैं बात करता हूं इंडिया के केस में, तो हमारे पास मेनली दो बड़े केस हैं। ठीक, एक वोडाफोन और दूसरा है केन इंडिया। ठीक, ये दो कंपनीज के साथ में अगर आप देखोगे तो इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आता कहां से है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मुद्दा स्टार्ट कहां से होता है दोस्तों? तो वो मुद्दा स्टार्ट होता है इस वोडाफोन के केस से। ठीक है, ये मुद्दा कहां से स्टार्ट होता है? वोडाफोन इंडिया के केस से। दोस्तों, था क्या, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बताना चाहूं कि ये डिस्प्यूट क्या था। वोडाफोन है, वोडाफोन एज अ कंपनी ये क्या करती है, इस कंपनी ने 2007 में एक डील की। वो डील क्या थी? इस कंपनी ने हचिसन इंडिया, ये कंपनी थी हचिसन इंडिया। तो वोडाफोन ने क्या किया, इस कंपनी के 67% जो शेयर्स हैं वो परचेज कर लिए। ठीक, वोडाफोन ने इस कंपनी के 67% शेयर्स जो हैं परचेज कर लिए, अराउंड विद अमाउंट ऑफ अराउंड $10 बिलियन, अराउंड $10 बिलियन की ये डील थी आपकी। ठीक है, तो चलिए ये तो आपस में डील हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है, वोडाफोन जो एक है ये, इसकी एक विंग इंडिया में भी है। ठीक है, वोडाफोन इंडिया के नाम से। ठीक, तो अब क्योंकि वोडाफोन ने हचिसन इंडिया कंपनी के 67% शेयर्स जो थे वो परचेज किए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये जो आपने $10 बिलियन जो आपने हचिसन इंडिया को दिए हैं, इनमें से हमारा भी कोई कुछ ना कुछ टैक्स बनता था। ठीक है, जिसको कहा जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कि आपने जब इस कंपनी को आप ये पैसा दे रहे थे तो कुछ आपको टैक्स जो था आपको डिडक्ट करना था, और वो टैक्स आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करना था। लाइक कि अगर आपने इनको $10 बिलियन दिए तो इसमें से $8 बिलियन, मान के चलते हैं कि $8 बिलियन जो हैं वो आपने कंपनी को देने थे, और बाकी के जो $2 बिलियन हैं ये आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टैक्स अथॉरिटी को पे करने थे। ठीक, अब क्योंकि आपने ये जो पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टैक्स अथॉरिटी को पे नहीं किया, तो इसके लिए अब वोडाफोन को ये पेनल्टी पे करनी होगी। ठीक, तो दोस्तों ये जो मुद्दा है ये 2007 की डील है। अब वोडाफोन क्या करता है जी, वोडाफोन जाता है मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मुद्दा गया। ठीक, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जब ये मुद्दा जाता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्स अथॉरिटीज की फेवर में डिसीजन दिया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा वोडाफोन को कि यस यू हैव टू पे दिस टैक्स। ठीक, तो आपको ये टैक्स पे करना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया किनकी, उसमें टैक्स अथॉरिटीज की के लिए। ठीक है, अब 2012 में
क्या होता है 2012 में ये मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पे क्या डिसाइड होता है कि वोडाफोन नीड नॉट टू पे एनी सिंगल मनी, ठीक है। वोडाफोन को कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहता है कि आज की डेट में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो वोडाफोन के ऊपर इंप्लीमेंट होता हो, ऐसा कोई भी टैक्स लॉ नहीं है कि आप ऐसी डील को उसमें इंक्लूड कर सको। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा कि वोडाफोन की फेवर में इन्होंने डिसीजन दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात जमी नहीं, अच्छी नहीं लगी, ठीक। तो दोस्तों 2012 में क्या होता है, 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अमेंडमेंट लेके आती है इनकम टैक्स एक्ट में, अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में एक अमेंडमेंट लाई जाती है। और इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया जाता है दोस्तों, इसके थ्रू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है ये आता है आपका फील्ड में। पहली बार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है वो इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये किसके लिए किया जाता है, ये स्पेसिफिकली जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हम लेके आए इन 2012, इट वाज मेनली फॉर वोडाफोन केस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है ना कि इस टाइम पे ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो वोडाफोन को ये पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लेके आती है 2012 में। और इसको क्या कहा जाता है कि इससे पहले हो गई सारी डील्स के ऊपर, ठीक है, वोडाफोन के टाइम से लेके ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है लागू होगा, ठीक। अब इस टैक्स के अंडर जी वोडाफोन को इतना पैसा हमें पेनल्टी के रूप में देना होगा। और अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, आफ्टर पैसेज ऑफ दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ ये बना दिया गया कि जो आपका टैक्स बनता था वो भी आपको देना होगा। नाउ पेनल्टी एज वेल एज इंटरेस्ट रेट, जो 5 साल की पेनल्टी और इंटरेस्ट रेट भी है वो भी आपको टैक्स के साथ देना होगा, ठीक। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, वोडाफोन जो है वो नीदरलैंड, ठीक है, डच कंपनी है। तो इंडिया एंड नीदरलैंड इनमें एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो रखी है, ठीक है। क्या हो रखी है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो रखी है। तो वोडाफोन क्योंकि एक डच कंपनी है तो उसने क्या किया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ठीक। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स क्या है दोस्तों, कि अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है, इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टमेंट का डिस्प्यूट है, तो आप वहां पे उस मुद्दे को लेके जा सकते हो, ठीक। तो वोडाफोन ने क्या कहा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाके कि देखिए इंडिया एंड नीदरलैंड में एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो रखी है, ठीक है। और इस ट्रीटी के अंडर इंडिया हमसे ज़्यादा टैक्स वसूल नहीं कर सकता, ठीक। तो क्या होता है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है वो वोडाफोन की फेवर में जो है उनका डिसीजन आता है और इंडियन गवर्नमेंट की डिसफेवर में वो डिसीजन जाता है, ठीक। ये जो है, अब ये तो हो गया एक वोडाफोन केस। ऐसा ही एक दूसरा केस क्या हो गया, यूके की एक कंपनी है, जो मैंने आपको कहा ना कि 2 मुद्दे हैं मेनली हमारे पास। 2 मुद्दे कौन से हैं अगर देखा जाए, दूसरी है केन इंडिया। अब दोस्तों केन इंडिया का भी कुछ ऐसा ही केस था। ये कंपनी यूके की कंपनी है, ठीक है, एनर्जी लिमिटेड है, एनर्जी के सेक्टर में ये कंपनी काम करती है दोस्तों। अब सेम थिंग हैपन विद केन इंडिया। केन इंडिया जो लिमिटेड है कंपनी, इसकी एक यूके की भी ब्रांच, मेन हेड ऑफिस इनका यूके में है। क्या होता है, 2007 की बात है, ठीक है, 2006-07 की बात है। केन जो एक ग्रुप है, एज ए ग्रुप, ये अपनी कंपनीज की कुछ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, क्योंकि इनको ना एक आईपीओ लॉन्च करना था अपना, ठीक है। तो इन्होंने अपनी इंडियन यूनिट, यूके की यूनिट आपस में रीस्ट्रक्चरिंग की, कुछ शेयर्स को एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र किया, ठीक है, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक। और इसके बाद क्या होता है, ये कंपनी जो है, आगे हम इसका केस अगर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, बट फिर भी अब जब 2007 की बात चल रही है दोस्तों कि 2007 में इन्होंने कुछ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग की, तो विद टाइम 2011 में क्या होता है, जो आपका केन इंडिया है,
इसका सारा बिजनेस वेदांता ग्रुप जो है, वेदांता, ये इसको सेल कर दिया जाता है। वेदांता ग्रुप के पास सारा जो है केन इंडिया की कंपनी को सेल कर दिया जाता है, मर्जर हो जाता है। और केन इंडिया क्या करती है, 9.8% शेयर उसके पास रह जाते हैं, किसके, वेदांता ग्रुप के। मतलब केन इंडिया का सारा बिजनेस वेदांता ग्रुप में चला जाता है और उसका टोटल जो केन इंडिया को क्या मिलता है, 9.8% शेयर ऑफ दिस वेदांता ग्रुप। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो क्या मुद्दा उठाती हैं कि केन इंडिया से हमारी कुछ इसी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के अंडर हमारी जो है कुछ टैक्स डिमांड बनती है। क्यों, 2011 की ये बात है और 2012 में हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ पास किया। ठीक, तो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ ने केन इंडिया के अगेंस्ट भी कुछ टैक्स लायबिलिटीज़ निकाल दी कि ये केन इंडिया हमें टैक्स लायबिलिटीज़ पहले देगी। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या आती है, केन इंडिया, यहाँ पे वोडाफोन के साथ तो कुछ अलग केस चला, बट केन इंडिया के साथ क्या किया गया, जो गवर्नमेंट ने कहा कि या तो आप हमें हमारा टैक्स पे कीजिए या फिर हम आपका पूरा का पूरा जो ये शेयर है, इसका डिविडेंड है या आपके जो भी आपका पैसा प्रॉपर्टी आपकी है इंडिया में, उसको हम कॉन्फिस्केट करके उसको सेल करेंगे और अपना सारा का सारा पैसा वापस निकालेंगे। ठीक, तो अब ये केन इंडिया का जो मुद्दा है दोस्तों, ये भी केन इंडिया क्या किया इसने, इंडिया यूके बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इन्होंने उसका मुद्दा उठाया और ये भी चले गए इंटरनेशनल कोर्ट में। ठीक, आर्बिट्रेशन कोर्ट में। और वहाँ पे जाके क्या होता है, अगेन जैसे कि वोडाफोन के केस में हुआ दोस्तों, यहाँ पे भी वो जो अवार्ड है वो इंडिया के अगेंस्ट गया और आज की डेट में इंडिया को क्या बोला गया कि आप केन इंडिया को पैसा दोगे क्योंकि आपने केन इंडिया कंपनी का बहुत लॉस किया है, उसकी वैल्यूएशन में लॉस हुआ है, उसके बिजनेस में लॉस हुआ है। ठीक, तो आज की डेट में इंडिया को केन इंडिया कंपनी को पैसा देना, केन ग्रुप को पैसा देना जो यूके की कंपनी है। ठीक, ये चला। अब इंडिया ने ये आगे जो है अपना सिंगापुर कोर्ट में जो है जाके आगे केस फाइल कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू पे टू दी केन लिमिटेड। ठीक, अब ये मुद्दा जो है इतना बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों कि जो एफडीआईज हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो डरने लगे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से। रीज़न बीइंग कि उनको ये लगता है कि कुछ नहीं पता इंडियन गवर्नमेंट कब कोई नया टैक्स ले आए, उसको पुराने टाइम से इंप्लीमेंट कर दे। तो क्या हुआ, वोडाफोन को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ, केन एनर्जी लिमिटेड को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर भी आ सकती है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो आना नहीं चाहते ज़्यादातर। बट अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को यहाँ अप्रोच कर रही है कि आप आइए और इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक, बट फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा जब आपके पास ऐसे कुछ मुद्दे हैं। तो क्योंकि अब वोडाफोन के केस में भी इंडिया को पे करना पड़ रहा है वोडाफोन को, और केन एनर्जी लिमिटेड के केस में भी इंडिया को ही उनको पे करना पड़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिसेंटली ये आती है यहाँ पे एक, आज जो है 2 दिन पहले एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, अमेंडमेंट एक्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, और इस अमेंडमेंट बिल के अंडर हमने क्या कर दिया कि हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को खत्म कर देंगे और इन फ्यूचर जो पुरानी कंपनियों के साथ हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है, विद सम कंडीशंस, ठीक, हम उन डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए रेडी हैं। क्यों, क्योंकि आज की डेट में हम 2 केस ऑलरेडी हार चुके हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद दिस आइडिया। एंड ये मोदी गवर्नमेंट जब, क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम पे आई थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, तो जब मोदी गवर्नमेंट भी आई थी ना, तो उन्होंने एक अपना पहले से ही क्लियर किया हुआ था कि हम जल्दी से जल्दी इन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के इश्यूज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये जो हमने बात की है कि 2012 में हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेके आए थे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने करीब 4 केसेस में 8100 करोड़ जो है वो
कलेक्ट किए हैं थ्रू दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ 8100 करोड़। एंड अगर इसकी बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7800 करोड़ जो है दैट इज ओनली फ्रॉम द केन इंडिया, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, केन एनर्जी लिमिटेड, ठीक। तो यही एक डिस्प्यूट है, अब यही पैसा गवर्नमेंट को वापस करना पड़ रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, तो दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो मैंने आपको कहा कि वो होता क्या है, जब एक पुराने टाइम से हम किसी टैक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का कुछ है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अगर मैं बात करता हूं, यूएसए है, यूके है, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ठीक है, इन्होंने भी किसी टाइम पे बहुत सारी कंपनीज के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है टैक्स लगाया है, ठीक। बट विद टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली रेट्रोस्पेक्टिव जो कोई भी एक्ट, नॉट ओनली टैक्सेशन, कोई भी काम, आज आपने कोई क्राइम नहीं किया, आज आपने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसको इन फ्यूचर कोई क्राइम बोल दे और आपको आज के एक्ट के लिए उसकी पुनिशमेंट मिले, वो बिल्कुल गलत हो जाता है ना। तो ऐसे ही इन कंट्रीज ने भी किसी टाइम पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था, ठीक। तो क्या होता है क्या नहीं वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है जो मैंने आपको चार्ट पे अभी समझाया कि कहाँ से स्टार्ट होता है ये और कैसे आगे जाके, ये आज की डेट क्या है कि आज गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो सिंगापुर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग है अगेंस्ट इंडिया इन केस ऑफ केन एनर्जी लिमिटेड केस, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उस रूलिंग को चैलेंज किया है कि वी आर नॉट गोइंग टू पे। रीजन बीइंग, एक सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, वी आर ए सॉवरेन नेशन, ठीक है। अगर एक कंट्री एज अ कंट्री, ठीक है, हमें पैसा पे करना पड़ रहा है किसी कॉरपोरेट को, तो ये बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है। इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी, कॉरपोरेट्स हो सकती हैं जो ये टैक्स डिमांड्स स्टार्ट कर सकती है, इंडिया को हर बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव, अगर हम कहें, सीन क्रिएट हो सकता है हमारे लिए, ठीक। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या है, आज की डेट में जब ये हमारे पास डिस्प्यूट आया और हमें पे करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट सेड कि ठीक है, हम इस लॉ को ही वापस ले लेते हैं, ठीक दोस्तों। तो अब अगर बात की जाए तो इंडिया जो आज की डेट में, ये देखिए कि टैक्स डिमांडेड एंड आर्बिट्रेशन, ठीक है, टैक्स डिमांडेड कि इतना पैसा हमें चाहिए और आर्बिट्रेशन ने क्या कहा है कि आप केन इंडिया को इतना पैसा दोगे, ठीक। जो नया हमारे पास लॉ आया है, जो अमेंडमेंट लेके आई है गवर्नमेंट, वो क्या है कि अगर आप जो है हमारे पुराने जितने भी पास्ट एंड फ्यूचर जो भी लिटिगेशंस एलिगेशंस है वो सारी खत्म कर देंगे, ठीक। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है दोस्तों कि वी आर गोइंग टू रिफंड ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। जो भी, लेट्स सपोज आपने आज कुछ पैसा पे किया, उसका इंटरेस्ट आप कहो कि हमें इंटरेस्ट भी वापस कीजिए, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट वी आर नॉट गोइंग टू पे बैक, ठीक। We are only going to pay back the principal amount what we have received from your company. ये हमारा नया टैक्सेशन लॉ जो अमेंडमेंट है वो है। बट इसमें गवर्नमेंट ने एक और कंडीशन रखी है, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि कंडीशंस के साथ। वो कंडीशन क्या है दोस्तों कि कंपनीज अपने सारे के सारे जो भी डिस्प्यूट्स हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में, जो कुछ भी चल रहा है, वो सारे के सारे अपने केसेस वापस लेंगी, ठीक है। अगर कंपनीज अपने केस वापस लेने के लिए रेडी हैं तो हम उनके ऊपर से सारी टैक्स लायबिलिटीज़, जो पास्ट टैक्स लायबिलिटीज़ हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के अंडर, एंड जो फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज़ होंगी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के अंडर, वो हम ख़त्म करेंगे, ठीक। बट कंडीशन क्या है कि पहले कंपनीज को सारे के सारे वो जो आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट में केस चल रहे हैं वो वापस लेने होंगे, ठीक। और हम देंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल जो हमने रिसीव किया है वो हम आपको वापस दे देंगे, ठीक। अब दोस्तों अगर रूलिंग्स, मैंने आपको पहले ही कहा है कि रूलिंग्स वोडाफोन के केस में भी इंडिया के अगेंस्ट आई, केन इंडिया के केस में भी इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग है। अब केन लॉ सूट जो है, ठीक, अब इसके अगेंस्ट एक देवास मल्टीमीडिया कंपनी है,
उसने भी क्या किया है कि भाई हमें भी 1.3 बिलियन डॉलर्स का अवार्ड चाहिए, मतलब इंडिया ने हमसे भी पैसा लिया है तो हमें भी जो है 1.3 बिलियन रिटर्न चाहिए इंडिया से। अगेन कि अगर एक को वापस किया, एक ने शुरू कर दिया तो बहुत सारी कॉरपोरेट्स खड़ी हो जाएंगी इंडिया के अगेंस्ट। ठीक, तो ये आपका एक टोटल जो मुद्दा है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मुद्दा है दोस्तों। अब अगर मैं कहूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को कर्ब करना चाहिए, क्यों हमें इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म क्या मतलब, कंपनीज डर रही हैं आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करने से। रीज़न बीइंग पता नहीं कब टैक्स अथॉरिटीज़ खड़ी हो जाएं, जाग जाएं और आपके ऊपर कोई नया टैक्स लग जाए। तो टैक्स टेररिज्म का जो ब्रेन में कंपनीज के कॉरपोरेट्स के दिमाग में है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ठीक, और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे सब कुछ सर्टेन है, यहाँ पे जितने भी लॉज हैं वेल मेंटेन्ड है, यहाँ पे ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव नाम का कुछ भी ऐसा लॉ नहीं है, तो अपने आप जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट आप में बिल्ड होता है, अपने आप वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा देयर आर अराउंड 17 लिटिगेशंस जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ फंसी हुई हैं इन केस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ठीक, तो अगर हम ये अमेंडमेंट लेके आते हैं दोस्तों, तो ये जो हमारे केसेस हैं ऑटोमेटिकली जो है नल एंड वॉइड हो जाएंगे और हम इन सभी केसेस से बाहर आ जाएंगे। ठीक, और उसके बाद opportunity for the affected taxpayers to close all the past disputes। क्लियर, यही है कि जितने भी पास, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर कोई टैक्स डिस्प्यूट है, इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर के ऊपर ही बर्डन है, टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी उतना ही बर्डन है। किसी लिटिगेशन में फंसना, उसके ऊपर उसका टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, सब कुछ है ना। तो अगर हम ये टाइम, पैसा, एनर्जी, मैन पावर एंड ऑल ये सारा कुछ बचाना चाहते हैं तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन रहेगी। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो है, अगर हम कहें कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अगर हम ख़त्म करते हैं तो हमारे इंडिया के में एफडीआई के चांसेस और बढ़ जाएंगे और जो ट्रस्ट फैक्टर है विद इन द फॉरेनर इन्वेस्टर्स वो बढ़ेगा। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बिल है क्या, ठीक, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं हमारे इंडियन इकॉनमी के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।